ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब अर्थ पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। साफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं और लोग मर रहे हैं। लेकिन इन सब को रोकने के लिए एक लड़का टाइम ट्रेवल करके आगे यानी कि फ्यूचर में जाता है। तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा या फिर इसी तरह सब लोगों का दुनिया से खात्मा हो जाएगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत साल 2070 से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जंगलों की कटाई से कई सारी कंट्रीज में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है, जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं और वो मर रही हैं। अब सिर्फ एक कंट्री बची है जिसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बाकी है। उसी कंट्री में हम इथन वाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता है। यहाँ हम उसके दोस्त जुड को भी देखते हैं, जिसने इथन को उसके पेरेंट्स के मरने के बाद संभाला था, जिस वजह से इथन जुड को अपना बड़ा भाई मानता है। अब चूंकि उनके शहर में भी ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यहाँ के लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सुसाइड करके मर रही हैं। अब एक दिन इथन काम से घर आता है तो वो टीवी पर अपने फादर प्रोफेसर रिचर्ड की न्यूज देखता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है जिसका नाम जैंथी है। इथन जैंथी को एक ऑक्सीजन हेलमेट देता है और बताता है कि उसे काम की एक और शिफ्ट मिल चुकी है, जिससे वो और ज्यादा पैसे कमा पाएगा और वो दोनों नई ऑक्सीजन खरीद सकेंगे। ये सुनकर जैंथी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी जैंथी के मुंह से खून आने लगता है, जिससे इथन समझ जाता है कि जैंथी को भी वही बीमारी हो गई है और अब उसे जैंथी के लिए साफ ऑक्सीजन खरीदना होगी, जो कि काफी महंगी थी। अब अगले दिन इथन काम कर रहा था कि तभी कुछ गार्ड उसके पास आते हैं, जो इथन और जुड को ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में ले जाते हैं, जहाँ वो कंपनी की मालिक रजीना से मिलता है। रजीना बताती है कि अब हमारे मुल्क में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और अब सिर्फ तुम ही हो जो इंसानों को मरने से बचा सकते हो। जिसके बाद वो उन दोनों को अपनी लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर उन्होंने क्रॉनिकल नाम की एक मशीन बना रखी है, जो कि एक टाइम ट्रेवल मशीन है, जिसके जरिए ये फ्यूचर में जा सकते हैं। रजीना बताती है कि हमने फ्यूचर में 407 साल आगे कुछ रेडियो वेव्स भेजी हैं, जो वापस लौटी तो उनके अंदर एक मैसेज था, जो कि था कि इथन वाइट को वहाँ भेजो। रजीना बताती है कि जिन लोगों ने भी ये मैसेज भेजा है उनके पास जरूर इस बीमारी का इलाज होगा। ये सुनकर इथन कहता है कि उन लोगों ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना, जिस पर रजीना कहती है इसका जवाब तो मैं नहीं जानती। वो बताती है कि हमें वापस लौटने का रास्ता भी नहीं पता, तुम्हें वहाँ जाकर उन लोगों को ढूंढना होगा जिन लोगों ने ये मैसेज भेजा है, वही तुम्हें वापस लौटने का रास्ता बताएंगे। लेकिन इथन ये सब सुनकर वहाँ जाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद हम इथन और जुड को एक बार में देखते हैं, जहाँ इथन जुड से कहता है कि मैं जैंथी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, जिस पर जुड उसे समझाता है कि अगर तू फ्यूचर में चला गया तो वहाँ से अपनी वाइफ की बीमारी का इलाज ढूंढ कर ला सकता है। लेकिन इथन फिर से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिस पर जुड कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं, जब इथन छोटा था और अपने 8th बर्थडे पर केक काटने के लिए अपने फादर रिचर्ड का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और उसे गिफ्ट देकर कहते हैं ये तुम्हें एक दिन वहाँ पहुँचाएगा जिसके तुम लायक हो। जिसके बाद वो इथन का हाथ उस गिफ्ट बॉक्स में डालते हैं, जिससे उसके हाथ में एक वॉच आकर लग जाती है, जो अब कभी भी नहीं उतर सकती, जिससे इथन के हाथ से खून भी बहने लगता है। जिसके बाद रिचर्ड इथन और उसकी माँ को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ इथन जैंथी को फ्यूचर में जाने वाली बात बताता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जिस पर जैंथी भी इथन को झूठ वाली बात समझाती है कि तुम फ्यूचर में जाकर इलाज ढूंढ कर ला सकती हो, जिससे सभी लोग बच जाएंगे और मैं भी। जिस पर इथन जैंथी की बात मान जाता है। जिसके बाद वो जैंथी के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब वो रजीना के पास आता है तो रजीना उसे बताती है कि क्रॉनिकल में कुछ खराबी होने की वजह से वो रेडियो वेव्स आने वाली जगह पर सीधा नहीं पहुंच सकता, उससे वहां जाकर उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद वो उसे एक स्पेस सूट पहनाते हैं और आर्ची नाम की एक डिवाइस देते हैं, जो वहां जाकर इथन की मदद करेगा और इससे इथन की इंफॉर्मेशन रजीना और साइंटिस्ट को भी मिलती रहेगी। जिसके बाद वो क्रॉनिकल के जरिए इथन को साल 2474 में भेजते हैं। क्रॉनिकल में खराबी की वजह से लैंडिंग के टाइम इथन बहुत सारे पेड़ों से टकराता है, जिससे उसके स्पेस सूट में आग लग जाती है। इथन जल्दी से उस स्पेस सूट को उतारता है। इथन काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन तभी वो अपने आसपास बहुत सारे पेड़ों को नोटिस करता है, जिससे इथन काफी खुश होता है, क्योंकि जिस
दुनिया से वो आया था वहाँ ये सब खत्म हो चुका था। जिसके बाद ईथन आर्ची से रेडियो वेव्स वाली जगह को ढूंढने का कहता है। आर्ची ईथन को रास्ता बताती है और उसी रास्ते पर ईथन को एक कंकाल दिखाई देता है जिसके सर में गोली लगी हुई थी। ईथन उस कंकाल के पास जाकर उसे देखता है जिसके सूट पर उसका नाम लिखा हुआ है और वो नाम है ईथन वाइट का। ये देखकर ईथन चौंक जाता है। ईथन उस कंकाल के हाथ पर एक वॉच भी देखता है जो बिल्कुल उसी की वॉच की तरह थी जैसी ईथन ने पहन रखी है, लेकिन उस कंकाल वाली वॉच में ग्रीन लाइट चल रही है और तो और उसे कंकाल के पास बिल्कुल आर्ची जैसा डिवाइस भी मिलता है जिससे ईथन समझ जाता है कि ये उसका ही कंकाल है और वो फ्यूचर में आगे मरने वाला है। जिसके बाद वो उस कंकाल के हाथ से उस वॉच को उतारता है और आर्ची में मौजूद लास्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें वो अपनी ही आवाज को सुनता है जिसमें वो कह रहा था कि मुझे मत मारो। जिसके बाद कंकाल के डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। जिसके बाद ईथन काफी सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता है। वो वहाँ लगे दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है जो नहीं खुलता। अब रात को उसे भूख लगती है तो वो वहाँ मौजूद कुछ बेरीज उठाता है। वो आर्ची से उस बेरीज के बारे में पूछता है लेकिन आर्ची के पास उनके अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जिसके बाद ईथन उन बेरीज को खा लेता है लेकिन वो बेरीज जहरीली थी जिस वजह से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और ये बात रेजिना और साइंटिस्ट को भी पता चल जाती है। इसलिए वो ईथन की जान बचाने के लिए जूड को भी फ्यूचर में भेज देते हैं। जूड जल्दी से वहाँ आकर ईथन को मेडिसिन देता है जिससे ईथन ठीक हो जाता है। अब ईथन जूड को वही कंकाल दिखाता है और कहता है कि ये मैं हूँ और मैं यहाँ फ्यूचर में आगे मारा जाऊंगा, लेकिन जूड उसे कहता है कि ये तुम नहीं हो। जिसके बाद ये उस मैसेज भेजने वाले को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा चलने पर उन्हें एक डोर दिखाई देता है। ईथन जैसे ही आगे जाता है वहाँ से एक मशीन निकलकर ईथन की आंखों को स्कैन करने लगती है जिससे वो डोर ओपन हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों अंदर जाती हैं जहाँ उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है। ईथन उस कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करता है जिस पर वो कंप्यूटर ईथन का डीएनए सैंपल मांगता है। जिसके बाद उसके हाथ में लगी वॉच उसके हाथ से खून निकालती है जिससे वो कंप्यूटर खुद ही ऑन हो जाता है। जिसके साथ ही उस वॉच में भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। ईथन कहता है कि जरूर मेरे मरे हुए कंकाल ने भी इस कंप्यूटर को ऑन किया होगा। ईथन कहता है कि फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है, हम तो सिर्फ पन्नों को पलट रहे हैं। लेकिन जूड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ईथन और जूड नोटिस करते हैं कि वो लोग उसी जगह पर हैं जहां पास्ट में वो लैब थी और यहाँ पर भी वो क्रॉनिकल मशीन मौजूद है। ईथन कंप्यूटर की मदद से अपने डैड की होलोग्राफ इमेज देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने जब पहली बार क्रॉनिकल को चलाया और रेडियो वेव्स को टाइम में आगे भेजा और जब वो वेव्स वापस लौटी तो उसमें एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि ईथन वाइट को यहाँ भेजो। जिसके बाद क्रॉनिकल में पावर फेलियर की वजह से वो बंद हो जाती है जिससे कुछ ही टाइम में अगर इन दोनों ने ठीक ना किया तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर धमाका होगा जिससे ये पूरी मशीन तबाह हो जाएगी और ईथन और जूड कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। ईथन जूड से कहता है कि हमें टनल को ढूंढना होगा और क्रॉनिकल की पावर को ऑन करना होगा। जिसके बाद ये टनल को ढूंढने लगते हैं। ये दोनों अपने शहर में आते हैं जहाँ ये देखते हैं कि उनका शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईथन और जूड शहर में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ और कंकाल भी दिखते हैं जिससे ईथन जान पाता है कि पास में सभी लोग मारे गए, यानी कि ये लोग अपने मिशन में नाकाम हो गए और इंसानों के मरने के बाद ही जमीन पर नेचर दोबारा से जिंदा हुई होगी। जिसके बाद ईथन अपने घर को ढूंढने लगता है और वहाँ पहुंचकर वो ज़ैंथी के कंकाल को भी देखता है जिसके हाथ में ईथन का ही मैसेज था। ये सब देखकर ईथन बहुत दुखी हो जाता है। वो उसी डिवाइस की रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले करता है जिसमें इस दफा वो जूड की आवाज को भी सुनता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जूड ने उसे गोली मारी है। ये सब सुनकर जूड गुस्सा हो जाता है कि अब तक तुमने मुझसे ये डिवाइस छुपा कर क्यों रखा, जिस वजह से वो ईथन पर गन तान लेता है। ईथन कहता है कि तुम ही हो जो आगे चलकर मुझे मार दोगे, लेकिन जूड उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। जिसके बाद वो दोनों टनल में जाती हैं जहाँ से वो क्रॉनिकल की पावर को ऑन कर सके। ईथन एक रूम में जाकर पावर ऑन करता है जिसके बाद वो दोनों क्रॉनिकल के पास आते हैं। ये देखते हैं कि पोर्टल ऑन होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है और पोर्टल ऑन होते ही ये दोनों वापस घर जा सकेंगे। जूड तो बहुत ज्यादा खुश था लेकिन ईथन अब भी परेशान था। वो आसपास की जगहों को देखता है और यहाँ उसे एक डोर भी दिखाई देता है। वो जैसे ही डोर खोलता है उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसका कंकाल रखा हुआ था। वो अपने आर्ची की बैटरी को निकालकर कंकाल की आर्ची में डालता है और फिर उसी वीडियो को प्ले करता है जिसमें वो देखता है कि जूड ने उसे गोली मार दी। जूड उसे ये सब बंद करने को कहता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, और साथ ही कहता है कि हम वापस जाकर किसी को भी नहीं बचा सकते, इसलिए अब हमें यहीं पर रहना चाहिए। ईथन जूड की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और दोबारा से अपने डैड की होलोग्राफिक इमेज को देखने लगता है। जूड ईथन को ऐसा करने से रोकता है लेकिन
लेकिन ईथन उसे एक रूम में लॉक कर देता है और फिर वापस आकर वो दोबारा से उस इमेज को देखता है। वो देखता है कि उसके डैड ने ये सब इसी के लिए किया है ताकि ईथन को वो एक अच्छी जिंदगी दे सके। तभी ईथन देखता है कि वहाँ पर रजीना और यंग जूड भी आ चुके थे, जहाँ रजीना रिचर्ड से कहती है कि हम किसी भी एक इंसान को वहाँ इलाज ढूंढने नहीं भेजेंगे, बल्कि यहाँ मौजूद क्रॉनिकल की पावर को फिक्स करवाएंगे, जिससे यहाँ और फ्यूचर में मौजूद क्रॉनिकल दोनों के बीच एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिससे हम अपने कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर आसानी से जिंदगी बिता पाएंगे। रेजिना की बातें सुनकर रिचर्ड कहता है कि मैंने सिस्टम को लॉक कर दिया है, जो सिर्फ ईथन के डीएनए से ही चल सकता है। तुम्हें पोर्टल खोलने के लिए ईथन को वहाँ भेजना होगा और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। रिचर्ड की ये सारी बातें सुनकर रेजिना उसे गोली मार देती है, जिससे रिचर्ड मारा जाता है और यहाँ ईथन को पता चलता है कि उसके डैड तो मारे गए, बल्कि वो तो आज तक यही समझता रहा कि वो उसे छोड़कर चले गए। अब तभी वहाँ जूड भी आ जाता है, जो ईथन से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। वो उससे कहता है कि हमें पोर्टल को खुलने से रोकना होगा ताकि वो लोग यहाँ ना आ पाए, लेकिन ईथन अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो जूड से कहता है कि तुमने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए मुझे संभाला और तुम शुरू से ये सब जानते थे। जूड उसे समझाता है कि रजीना ने उसका भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ईथन अब कुछ भी नहीं सुनता और क्रॉनिकल को खराब करने लगता है। तभी जूड गुस्से में आकर ईथन के सर पर गन तान लेता है, लेकिन फ्यूचर को बदलने के लिए वो ईथन को मारने की बजाय खुद को ही गोली मारकर खत्म कर देता है। इधर रजीना अपने लोगों के साथ फ्यूचर में जाने के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ ईथन अपने डैड की बातें याद करता है और खुद वापस जाने की बजाय कई सारे पेड़ पौधों को टाइम में पीछे भेज देता है, जिससे क्रॉनिकल खराब हो जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। ये सब देखकर रजीना को काफी गुस्सा आता है। ईथन ने आर्ची को भी वापस भेज दिया था, जिससे वो अपने डैड की डेथ के बारे में सबको बता सके। आर्ची की मदद से सभी लोगों को पता चल जाता है कि रजीना ने प्रोफेसर रिचर्ड को मार दिया था, जिसके बाद रजीना की कंपनी को बंद कर दिया जाता है और उससे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ईथन के भेजे पेड़ पौधों की मदद से इंसान दोबारा से जमीन पर हरियाली बोकर जिंदा रह सकते हैं। तभी ज़ैंथी के पास एक लेडी आती है, जो उसे एक फूल देती है जिसे ईथन ने फ्यूचर से भेजा था, जिसे देखकर ज़ैंथी रोने लगती है। दूसरी तरफ ईथन देखता है कि उसका कंकाल गायब हो चुका है, यानी कि फ्यूचर बदल चुका है। ईथन फौरन शहर की तरफ जाता है, जहाँ वो बिल्डिंग्स को देखता है जो कि काफी एडवांस थी, और इस दुनिया में इंसानों को देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।